नमस्कार दोस्त, मैं हूं विपिन सनोडिया। VIP स्टडी 93 चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज साइंस की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और साइंस की क्लास सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पाचन तंत्र से। किससे करते हैं मेरे भाई? पाचन तंत्र से शुरू करते हैं। ध्यान देना होगा, पाचन तंत्र की हम बात करें तो पाचन तंत्र हमारा सबसे पहले देखें तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और फिर इसके बाद आहार नाल से होते हुए अमाशय की तरफ फिर छोटी आंत बड़ी आंत की ओर प्रवेश करता है। लेकिन याद रहे कि जब हम लोग बात करें किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और याद रखना कि जब ये पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ हो जाता है तो मुख में सबसे पहले दांत के द्वारा कुतरा जाता है। किसके द्वारा कुतरा जाता है? दांतों के द्वारा। जब दांतों के द्वारा इसको कुतरा जाता है तो हम लोग सबसे पहले दांत को ही पढ़ लेते हैं। तो याद रहे कि जब हम लोग इसके बारे में बात करें दांत के बारे में, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन दांतों को पढ़ने से पहले ये देखें कि दांत का निर्माण कैसे होता है। दांतों के निर्माण में हम बात करें तो सबसे पहले याद रहे कि दांत का निर्माण कैल्शियम, किससे मेरे भाई? कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। और फास्फोरस के साथ आपको पता होगा कैल्शियम और फास्फोरस के साथ में अन्य खनिज लवण भी होते हैं। तो अन्य क्या होते हैं? इसमें खनिज लवण होते हैं। तो याद रहे कि कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण से दांतों का निर्माण होता है। और दांत का निर्माण जब होता है तो याद रखना होगा, जब ब्रश करते टाइम में जब हम लोग देखें कि दांत चमकते हुए नजर आते हैं। क्या आते हैं? चमकते हुए नजर आते हैं। तो सबसे चमकदार जो हिस्सा होता है दांत के ऊपरी वाले भाग पर होता है। तो जो चमकते हुए दांत हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल कहते हैं। तो इनेमल जो दांत का सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? इनेमल है। कौन सी है? इनेमल। तो याद रखना दांत की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। और याद रहे इनेमल ये दांत का सबसे क्या होता है? मजबूत हिस्सा होता है। क्या होता है? ये मजबूत हिस्सा होता है। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या करना होगा कि दांत का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? इनेमल। उनने बोला है कि शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा नहीं पूछा है, उसने क्या बोला है? दांत का सबसे मजबूत हिस्सा। पेपर में कई बार हम लोग क्या करते हैं? कंफ्यूजन हो जाते हैं कि शरीर का सबसे होता है जबड़ा। कौन सा होता है? जबड़ा। लेकिन याद रखना होगा उनने पूछा है काय का? दांत का। तो दांत का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? तो मजबूत हिस्सा में आता है हमारा क्या? तो दांत का सबसे मजबूत हिस्सा होता है इनेमल। लेकिन समझना हमारे शरीर में फिर एक और चीज पूछ लेता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र और एक उपांगी कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होते हैं? जो हमारे क्या होते हैं? कमर के ऊपर होते हैं। तो अक्षीय कंकाल तंत्र का पूछ ले कि सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है? तो जबड़ा है। कौन सा है? जबड़ा। लेकिन याद रखना एक चीज का और कि बोले कि उपांगी कंकाल तंत्र, उपांगी मतलब कमर के नीचे का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है? तो जांग की हड्डी, जिसको फीमर के नाम से जाना जाता है ना। तो किसका है? फीमर। तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? इनेमल। तो इनेमल किसका सबसे मजबूत हिस्सा मेरे भाई? दांत का सबसे मजबूत हिस्सा है। और याद रखना ये जो इनेमल है, ये इनेमल दांत को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। क्या बनाती है? ये चिकना। क्लियर हुआ ये? तो दांत को चिकना बनाती है। अब समझना मेरे भाई, अब दांत का निर्माण तो हो गया। अब दांत हमारा काय से बना है? कैल्शियम से बना है और फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों से बना। लेकिन ध्यान देना इसमें आता है इनेमल। इनेमल हमारे दांत की सबसे ऊपरी परत होती है और वो चमकदार होती है। तो याद रखना होगा मजबूत होने के साथ चिकना, चिकना के साथ साथ क्या होती है? ये चमकदार होती है ना। तो सबसे चमकदार परत कौन सी है? इनेमल। लेकिन एक बात का और ध्यान दें, अब हम बात करते हैं दांत का हमने बना लिया। अब दांत दोस्त हमारे मसूड़े से कैसे चिपके होते हैं? अब ये दांत हमारे देखो सारे चिपके होते हैं मसूड़े से, है ना, नीचे के भी और ऊपर के भी। इनको चिपकने का कारण क्या है हम जानते हैं। तो याद रहे ये सारे दांत देखो चिपके हुए हैं एक दूसरे से और यहां पर। लेकिन दांत हमारा अधिकांश भाग काय का बना होता है? तो अधिकांश भाग ये डेंटाइन का बना होता है। काय का बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। तो दांत का अधिकांश भाग काय का बना होता है? डेंटाइन का। लेकिन समझना मेरे भाई, जब डेंटाइन का बना होता है तो इसमें एक चीज और देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें हम बात करें किसके बारे में? कि हमारे मकान
जो मकान बनाए जाते हैं ईंट से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ईंट से। और ईंट को काय से जोड़ा जाता है? सीमेंट से। तो जिस प्रकार ईंट को सीमेंट से जोड़ा जाता है, याद रखने के लिए हम भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दांत को मसूड़े से, सीमेंटम से जोड़ा जाता है। ईंट को कैसे जोड़ा जाता है? सीमेंट से। तो याद रखना होगा। तो इसी प्रकार दांतों को भी मसूड़े कैसे जुड़े होते हैं? सीमेंटम। किससे जुड़े होते हैं? सीमेंटम। लिख देता हूं मैं, सीमेंटम से दांत जुड़े होते हैं, सीमेंटम। क्लियर हुआ? तो याद रखना। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे दांत मसूड़े से किससे जुड़े होते हैं, तो सीमेंटम से जुड़े होते हैं, बन जाएगा आपसे ये। अब इसके बाद हम बात करें कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये ध्यान देना होगा। तो दांतों की संख्या टोटल होती है 32। कितनी होती है? 32। लेकिन याद रखना ये वयस्क व्यक्ति में है। किसमें है ये? वयस्क में। हम बात करें छोटे बच्चे की, तो याद रखना होगा उनमें हम लोग बात करें तो कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। ये होता है अवयस्क में। किसमें? अवयस्क में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वयस्क व्यक्तियों में कितनी होती है? 32। और 20 कितनी होती है? 20 किसमें होती है? तो याद रखना अवयस्क में, और 32 होती है वयस्क में। क्लियर हुआ? अब समझना, हम बात करें दांतों की संख्या के बारे में, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होता है हमारा कौन सा? तो याद रखना होगा, इसका होता है इंसाइजर। पहला क्या होता है? इंसाइजर। हम लोग इधर से देखते हैं। पहला हम लोग बात करें इंसाइजर के बारे में। ठीक है दोस्त, तो समझना होगा इंसाइजर दांत क्या होते हैं। तो इंसाइजर कौन कौन से होते हैं पहले आपको बता दूं। सामने जो हमारे दांत दिख रहे हैं आपको 4, एक 2 बड़े बड़े दिख रहे होंगे, और उसके साइड में 2 और थोड़े से छोटे होंगे। तो वो हमारे कितने दांत होंगे? 4 दांत होंगे। तो देखो ये वाले दांत हमारे 2 ये हो गए, और 2 ये एक ये है और एक ये है। तो कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। इनकी संख्या कितनी है हमारे पास में? 4। ठीक है, तो जब ये 4 संख्या, 2 ये हैं और एक ये हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितने दांत हैं? ये 4। इन्हें हम लोग किनके नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? तो इंसाइजर। किसके नाम से? इंसाइजर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इंसाइजर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कुंतक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुंतक के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि कुंतक दांत या इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हमें कितनी बताना है मेरे भाई? 4 बताना है। कितनी बताना है? 4। तो यहां लिख देता हूं मैं, इनकी संख्या होती है 4। क्लियर है दोस्त? आगे अब हम बढ़ते हैं, इनका काम क्या होता है। ये सामने जो इंसाइजर दांत है, इनका काम क्या है? तो इनका काम केवल और केवल इनमें सिर्फ काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। तो याद रखना, इनका काम होता है काटने का। क्या होता है इनका काम? काटने का। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, या कुंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनका काम क्या होता है? काटने का। किसका काम होता है इनका? काटने का। अब समझना, जब इनका काम काटने का, अब थोड़ा सा हम लोग साइड में आते हैं। कहां पर आते हैं? थोड़ा सा साइड में। अब देखो इधर पे हमारे बहुत पैने दांत होते हैं, यहाँ किनारे में, ये वाले भाग में देखो आप लोग। तो इधर पे जब ये वाले भाग होते हैं, तो ये ऐसे धारी आकृति के बने होते हैं। देखो ये वाले आकृति के, तो ये जो आकृति है ये बिल्कुल पैने होते हैं। इसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? ये कैनाइन। ये वाले दांत है मेरे भाई, ध्यान देना है। ठीक है, ये कौन से वाले दांत है हमारे पास में? ये वाले भाग हैं। ये नीले आपको ये वाला पेन में दिख रहे होंगे आपको, ये कलर में। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे कौन से दांत हैं? ये तो याद रखना होगा, ये कैनाइन है। कौन से हैं? कैनाइन। इनको बोला जाता है रदनक। क्या बोला जाता है? रदनक। तो रदनक होते हैं। अब याद रखना होगा, इनको हम लोग रदनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है जानेंगे। कैनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। लेकिन याद रखना, आप बोलेंगे सर ऊपर नीचे होते हैं। मैं ऊपर वश की बात कर रहा हूं अभी। किसकी बात कर रहा हूं अभी? ऊपर वश की बात की, दांतों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम नीचे की और फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगा? तो 32 हो जाएंगे हमारे पास। पूरे 16 दांत पड़ेंगे हम लोग। तो इनकी संख्या कितनी होती है हमारे पास में? 2 होती है। कितनी? 2। अब समझना, रदनक या कैनाइन की संख्या 2 होती है, लेकिन समझना इनका काम क्या होता है। तो इनका काम फाड़ना होता है। क्या होता है? फाड़ने का काम होता है। तो फाड़ने का काम किसका होता है? तो ध्यान देना होगा, कैनाइन या रदनक का होता है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। आगे चलकर हम लोग इनकी बात करते हैं। और तो ध्यान देना होगा, मोलर। क्या होते हैं? मोलर। और एक पहले हम लोग मोलर से पहले प्री मोलर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? प्री मोलर। तो ध्यान देना होगा, प्री मोलर कौन कौन से होते हैं तो समझिएगा। 1 2 3 4। कितने होते हैं? 4। कितने हो गए यहां पर? 1 2 3 4।
1 2 3 4, कितने हो गए ये 4, समझना। तो इनकी संख्या क्या होती है, प्रीमोलर की संख्या, तो प्रीमोलर की संख्या होती है 4, कितनी होती है मेरे भाई 4। अब समझना, इनके पास संख्या होती है 4, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनका काम जो होता है वो होता है, पहली बात इनको बोलते हैं प्रीमोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक क्या होता है, प्रीमोलर, मतलब ये दांत जो हमारे यहां पर होते हैं, जहां चिंगम चबाते हैं हम लोग, या फिर जो भी आप लोगों ने देखा होगा जो खाना खाते हो हम लोग कुतरने का काम करता है, तो याद रखना होगा। तो पेपर में आता है कि भाई ये केवल और केवल चबाने का काम करता है। क्या करता है ये, चबाने का। भोजन को चबाओ, चाहे जो भी चीज आप लोग चबाते हैं वो हमारा कौन काम करता है, ये अग्रचवर्णक। क्लियर हुआ। अब समझना, तो इसका काम है चबाने का, है ना। अब दूसरी बात करते हैं मोलर की। मोलर को बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक, हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। लेकिन याद रखना, इन 6 दांतों की जब संख्या है तो इसका काम केवल और केवल होता है कुतरना। क्या होता है, कुतरना बन जाएगा। तो इनका काम क्या होता है मेरे भाई, कुतरना होता है। लेकिन समझना, जब ये इनकी दांतों की संख्या कुतरना है तो याद रहे इनकी दांत की संख्या कितनी होती है, 6। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात आता है सामने के दांत की संख्या को हम लोग इंसाइजर कहते हैं, और इंसाइजर की संख्या कितनी है हमारे पास में, तो इंसाइजर की संख्या 4 है। ठीक है, एक क्वेश्चन। बात यह है दूसरी में, इसके बाद आता है हमारा कौन सा, रदनक। तो रदनक की दांतों की संख्या हमारे पास में कितनी है, तो याद रखना 2 है। कितनी है, 2। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या, दांतों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है मेरे भाई, तो 4 है। तो याद रखना होगा जब इनकी संख्या 4 है और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर मोलर होते हैं तो कितने होते हैं, ये 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो समझना कितने हो गए, 6 और 4 10, और 10 और 2 10 और 2 कितने, 12, 12 और 4 16। तो ये ऊपर 16 हैं, तो नीचे भी कितने होंगे, तो नीचे भी 16 होंगे। तो याद रखना होगा 16 और 16 कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। कितने होते हैं, तो 32। तो हमारे शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। क्लियर हुआ दोस्त। अब ये बात आपको ध्यान देना होगा कि ये दांत को मैंने आपको बताया कि कौन कौन से दांत कहाँ पर हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये दांतों को आपको समझना होगा। ठीक है, तो एक एक करके याद रख लेना कि हमारे पास में जैसे हम लोग बात करें इंसाइजर, तो इंसाइजर दांतों को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुंतक। इनकी दांतों की संख्या होती है कितनी, 4 होती है। और याद रखना इनका काम होता है क्या, काटने का। फिर इसके बाद आता है हमारा कैनाइन। कैनाइन को बोलते हैं रदनक, और रदनक दांतों की संख्या होती है 2। इनका काम होता है फाड़ने का। फिर इसके बाद हम बात करें मोलर, है ना। मोलर को सॉरी प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक। इनकी संख्या होती है 4 और इनका काम होता है चबाने का। और फिर आता है हमारा मोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं चवर्णक। इनकी दांतों की संख्या होती है 6, जिसका काम होता है कुतरने का। क्लियर हुआ दोस्त। तो ये रहा हमारा किसके बारे में हुआ, हमारा भी ये दांतों के बारे में हुआ। लेकिन जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पाचन के बारे में। तो समझना होगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हमारा अब ये दांतों के द्वारा हमारा भोजन क्या होगा, कुतरा जाएगा, बारीक बारीक किया जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास भोजन बारीक बारीक हो जाएगा, तो बारीक बारीक होने के बाद में हमारा भोजन कहाँ आएगा, अब मुंह में। अब लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ अभी हमने चबाने का बस काम किया है। जब चबा रहे थे तो साथ साथ में देखना, जब भोजन चबाते हैं तो उसमें लार भी आती है। क्या होती है, लार में भी मिक्स होता है। किसमें मिक्स होता है मेरे भाई, लार में। अब समझना, जब ये लार में भी मिक्स होता है तो ध्यान देना होगा कि जो लार है वो चिकनी होती है। क्या होती है, चिकनी। लेकिन समझना मेरे भाई कि इसमें अब भोजन चबा तो यहां पर एक क्या होती है, एक ग्रास नली होती है। क्या होती है, ग्रास, है ना। ये देखो आप लोग देख रहे हैं, ग्रसनी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है पर, ग्रसनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है ग्रसनी लिखा है, और ग्रसनी से एक रस निकलता है जिसका नाम है, आपको सभी को पता होगा, देख टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है यहां से, टाइलिन। मैं बता देता हूं आपको, तो यहां लिखा है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। और याद रखना होगा, और फिर से जब टाइलिन निकलता है तो ध्यान देना होगा, टाइलिन हमारे भोजन को चिकना बनाने के लिए काम करता है। क्या करता है, चिकना बनाने के लिए। समझना, तो टाइलिन का काम क्या होता है, भोजन को क्या बनाना होता है, चिकना बनाना होता है। समझ आ रहा आपको ये। तो भोजन को चिकना बनाने का काम कौन करता है मेरे भाई, तो टाइलिन एंजाइम करता है। लेकिन समझना, जब टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन को चिकना बनाने का काम करता है तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें लार में एक लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। तो ध्यान देना होगा, इसमें एक लाइसोजाइम पाया जाएगा। इस लाइसोजाइम का काम क्या होता है, अब लाइसोजाइम का काम होता है, कभी कभी क्या होता है कि भोजन में
मक्खियां बैठ जाती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को क्या होती है लेकर आती हैं। और जब बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगी तो क्या होगा, है ना, जीवाणुओं को लेकर आएंगी। अब वो जीवाणु अब हमारे मुंह में जाएगा तो हमें बीमार कर जाएगा। इसीलिए क्या करता है, तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये लार में ही पाया जाता है, जो हमारे शरीर में भोजन को जाने से पहले क्या कर देता है, इसको जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आपसे कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। क्लियर हुआ ये? तो लाइसोजाइम क्या काम करता है, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम का है। लेकिन भोजन को चिकना बनाने का काम किसका है, टाइलिन का है। किसका है, टाइलिन का। ये जो रस निकलता है ये कहां से निकलता है, तो ग्रसनी से निकलता है। किससे निकलता है मेरे भाई, ये ग्रसनी से निकलता है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब जब हमारा भोजन चिकना हुआ और यदि मान लो हम लोग लार में मिक्स नहीं किए भोजन, तो क्या होगा, तो हमारे जब लार में मिक्स नहीं किए तो भोजन यहां अटक जाएगा, और जब यहां अटकेगा तो क्या होगा, जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा भोजन अंदर ही नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो यहां पर सांस लिए क्या होता है, एक ढक्कन होता है वो पैक होता रहता, खुलता है, पैक होता है, खुलता है। जैसे ही भोजन जाता है अंदर वो पैक हो जाता है। क्यों पैक हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा उड़ जाता है तो वो पैक हो जाता है, जिससे हमारी सांस क्या होती है, बाहर आने लगती है। ध्यान देना होगा। तो जिससे क्या होता है, हमारे पास में भोजन अटक जाएगा, ना तो सांस जा पाएगी ना तो भोजन अंदर जा पा रहा है, तो दिक्कतें हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही भोजन हमारा चिकना हुआ तो यहां से सीधे कहां जाता है, ये कौन सी नली से, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहां जाता है, तो ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधे कहां पर आता है, डायरेक्ट अमाशय में जाता है। कहां पर आ जाता है मेरे भाई, अमाशय में। तो याद रखना होगा। तो अब हमारा भोजन कहां आ गया, अमाशय में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अमाशय के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो ये जो अमाशय में आ गया, ये देखो दिख रहा है ना अमाशय, ये है अमाशय, ये जो बना हुआ है यहां से ऐसा, ये क्या है मेरे भाई, अमाशय है। समझना, भोजन हमारा आके यहां आके स्टोर हो गया। याद रखो, ये है हमारा भोजन, तो ये भोजन हमारा स्टोर हो गया यहां आके। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भोजन सबसे पहले कहां आता है, तो कहां आता है मेरे भाई, अमाशय। अब समझने वाली बात, अमाशय में आता है तो अमाशय में भोजन आके थोड़ी देर तक रुकता है, और जब रुकता है तो यहां पर रुकने के बाद यहां एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है HCl। क्या होता है, HCl। तो ध्यान देना होगा, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है। तो ये जो अम्ल है इसका पीएच मान कितना होता है, पहले ये ध्यान देना होगा। हम लोग बात करें लार के बारे में, आपको बताया मैंने, लार का पीएच मान नहीं बता पाया, कोई बात नहीं। लार का पीएच मान होता है 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं HCl। HCl के बारे में देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, तो इसका पीएच मान पूछ लेता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान देना होगा। तो इसका पीएच मान जो होता है वो होता है कितना, 1.8, 1.8 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 1.8। सोचिए इतना खट्टा होता है। जब ये इतना ज्यादा खट्टा होता है तो सोचिए कितना हमारे भोजन को, बिल्कुल तो एसिड है ये तो, और एसिड है तो भोजन को गला भी देता होगा। लेकिन समझना, जब भोजन को गलाएगा तो क्या होगा, भोजन को गलाने के बाद अलग अलग भागों में तोड़ देगा। तो किसी को बसा में, तो याद रखना होगा बसा को अलग कर देगा, है ना। तो यहां पर किस में तोड़ देता है, बसा में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के बाद में आता है कौन सा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना, तो विटामिन आदि में तोड़ देता है, अलग अलग भागों में तोड़ देता है। लेकिन अब समझना, जब भोजन यहां पर रहता है तो जब तक हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जिसमें भोजन यहां पर जब तक गलता है और उसके बाद में गलने के बाद में भोजन हमारा सीधे कहां पर आता है, तो यहां पर एक क्या होता है, यकृत होता है, और यकृत के बाद पित्ताशय भी होता है, और पित्ताशय के बाद होता है यहां पर कौन सा, पित्त वाहिनी होती है। लेकिन समझना, यहां यकृत से क्या होता है, ये यहां रस निकलते हैं, और यह इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, पित्ताशय होता है, और पित्ताशय से एक रस निकलता है जिसका नाम होता है पित्तरस। क्या नाम होता है, पित्तरस। तो याद रखना होगा, तो पित्ताशय से एक रस निकलता है उसका नाम है पित्ताशय। और पित्ताशय आपको पता होना चाहिए कि पित्ताशय, और याद रखना पित्ताशय किसके अंदर होता है, तो यकृत के अंदर। किसके अंदर, ये यकृत में। और लेकिन याद रखना होगा, जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 7.7 होता है। बन जाएगा आपसे ये। अब इसके बाद
हमारा भोजन जैसे ही यहाँ से आता है और यहाँ से पित्ताशय से आने के बाद में कहाँ पर आ जाता है, तो ये कौन सी आंत में आता है सबसे पहले, तो बताइएगा। तो सबसे पहले आता है छोटी आंत में। कौन सी आंत में आता है, ये छोटी आंत में। और छोटी आंत में ये दिख रहा है आपको, ये वाली छोटी आंत दिख रही है आपको, ये ध्यान देना है। ये जो वाली जो है वो बड़ी आंत है। कौन सी वाली बड़ी आंत है मेरे भाई, तो याद रखना ये ग्रीन वाली जो दिख रही है आपको, ये कौन सी आंत है, ये बड़ी आंत है। लेकिन समझना अब ये छोटी आंत कौन सी है, ये वाली, इसको हम लोग देखते हैं। छोटी आंत का प्रयोग क्या है, छोटी आंत में भोजन आता है और यहां पर, लेकिन एक बात का याद रखना, अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। लेकिन समझिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग क्या होगा, ये भोजन हमारा जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में किसका किसका पाचन हो जाता है। पहले छोटी आंत के बारे में देखते हैं। छोटी आंत जो दिखाई दे रही है आपको, तो छोटी आंत की लंबाई पूछ लेता है पहले। तो क्या पूछता है मेरे भाई, वो लंबाई पूछता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्त, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर होती है। क्या होती है, 6.25 मीटर होती है। क्लियर हुआ ये। अब ध्यान देना होगा, जब छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है, तो इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजों का इसमें क्या होने लगता है, पाचन होने लगता है। लेकिन याद रखना, छोटी आंत में जल का पाचन नहीं होता। छोटी आंत में किसका पाचन नहीं होता है, जल का पाचन नहीं होता है। लेकिन याद रखना, जब हमारा भोजन कहां से, छोटी आंत से होते हुए कहां पर जाता है, तो याद रखना बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। और बड़ी आंत में प्रवेश करने के बाद में ये कहां से आता है, ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन इसके पहले ध्यान देना होगा, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.25 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.25 मीटर होती है। समझ आ रहा आपको। अब 1.25 मीटर होती है, तो सुनिएगा, अब बड़ी आंत की जो लंबाई है, तो बड़ी आंत की जो लंबाई है 1.25 मीटर होती है। लेकिन इसमें केवल किसका पाचन होता है, तो इसमें केवल जल का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, इसमें केवल जल का पाचन होता है। बन जाएगा आपसे ये। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जल का पाचन किसमें होता है, तो याद रखना बड़ी आंत में। किसमें नहीं होता है, तो छोटी आंत में नहीं होता। छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है, प्रोटीन, विटामिन, है ना, वसा, ये सबका इनका पाचन होता है। लेकिन याद रहे मेरे भाई कि यहां पर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो भाग दिखाई देता है आपको, तो ये हमारे जो भाग है इस काय से जुड़े होते हैं। तो कौन सा भाग, तो ये बड़ी आंत से छोटी आंत जो है वो कहां से, तो बड़ी आंत कहां से शुरू होती है, तो बड़ी आंत जहां से शुरू होती है उसे हम लोग कोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोलन। याद रखना है, कोलन।